हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 6 जुलाई के। काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्टअप 20 शिखर समिट की। ये अभी कहाँ पर हुई थी? देखो, शिखर होता है आपका जो माउंटेन का टॉप होता है ना, उसको शिखर कहते हैं, चोटी जो कह देते हैं, राइट। तो स्टार्टअप 20 शिखर समिट अभी रिसेंटली कहाँ पर हुई थी? तो याद रखेंगे, ये हुई थी गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पर हो जाता है हमारा? हरियाणा में। ठीक है, 2 दिन लंबी ये आपकी समिट थी। 3-4 जुलाई को ये आपकी समिट रही थी, राइट। और हम जानते हैं इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, तो उसी के अंडर इसको स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। फिर याद रखेंगे, 2023 में प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी। इंडिया ने स्टार्टअप 20 की टॉर्च किसको दी? ब्राज़ील को। दैट मीन्स G20 की जो प्रेसिडेंसी होगी 2024 के लिए किसके पास है? ब्राज़ील के पास है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक चीज़ ये याद रखेंगे, राइट। फिर अगर मैं बात करूँ स्टार्टअप 20 की जो चेयरपर्सन है वो कौन है? डॉक्टर चिंतन वैष्णव। ये भी याद रखेंगे, डॉक्टर चिंतन वैष्णव, राइट। एंड अभी हम जानते हैं इसकी मीट जो हुई थी गुरुग्राम हरियाणा में हुई, और जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है स्टार्टअप 20, तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या है कि स्टार्टअप्स को हम कैसे ग्रो करें, कैसे हमारे जो छोटे स्टार्टअप्स हैं, जो MSMEs हैं, या फिर कोई नया एंटरप्रेन्योर सामने आना चाहता है, हम उनको कैसे हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं फाइनेंशियली, या फिर हम उनको कोई कनेक्शंस प्रोवाइड करा के, राइट, उनको बारे में जो बिजनेस है, उनका बिजनेस के जो फ्लो है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करा के, उनको उसके बारे में और चीज़ें टेक्नोलॉजिकल हेल्प करा के कैसे हम स्टार्टअप्स को बेसिकली ग्रो कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई, करेक्ट। तो कहाँ पर हुई थी ये? गुरुग्राम हरियाणा में। और गुरुग्राम में अगर आपको याद हो तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है, जो कि इंडिया एंड फ्रांस के बीच में स्टार्ट किया गया था। कब? 2015 में, राइट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फिर आप देख सकते हैं स्टार्टअप 20 शिखर समिट गुरुग्राम में हुई, और इंडिया ने जो टॉर्च थी वो पास कर दी टू ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील के पास 2024 की प्रेसिडेंसी रहेगी। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, किस कंट्री ने एक्सपोर्ट किया टू इंडिया
स्टेल्थी यूनिकॉर्न नोरा 58 इंटीग्रेशन मास्ट रहेगा। अब ये मास्ट क्या है, इंटीग्रेशन मास्ट, और ये यूनिकॉर्न नोरा 50 किसको बोला जा रहा है, आपको पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे आप ये देख सकते हैं राइट, ये शिप के ऊपर का मास्ट है, तो हम ये क्या कहते हैं, ये क्या हो गया, एक एंटीना हो गया। एंटीना किस लिए काम आता है, ये आपका कम्युनिकेशन पर्पस के लिए काम आता है राइट, कि ज़्यादा बेटर कम्युनिकेशन हो सके। तो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए ही याद रखेंगे, ये एंटीना को अभी इंपोर्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा, कहाँ से, जापान से। या फिर इस क्वेश्चन में कह दिया कि कौन सी कंट्री एक्सपोर्ट करेगी इंडिया को, ये आपका स्टेल्थी यूनिकॉर्न नोरा 50 इंटीग्रेशन मास्ट को, तो वो रहेगी जापान। ठीक है, जापान सेंड करेगा। और जैसे मैंने बताया ये एक मास्ट है, ये एंटीना है, इसमें मल्टीपल एंटीनाज है, ऐसे समझिए, एक एंटीना नहीं, इसमें काफ़ी सारे एंटीनाज हैं जो कि आपके कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। एंड ये डेवलप करने का रीज़न क्या है कि हम अपनी जो नेवीज़ है उसको और स्ट्रांग बना सके, जो हमारी कम्युनिकेशन होती है नेवीज़ के बीच में, और हमारे जो सीनियर लोग होते हैं हमारे फोर्सेस में, उनके द्वारा कम्युनिकेशन करने के लिए और उनके साथ सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड की जा सके, ये अभी इंपोर्ट कराया जाएगा, कहाँ से, जापान से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, यूनिकॉर्न नोरा 50, और ये मस्ट, इसको ऊपर वाले पोर्शन को मस्ट कर देते हैं, तो ये इंटीग्रेशन मस्ट ये होगा। ठीक है, एंड फिर इससे क्या होगा, इंडिया और जापान के बीच में हम कह सकते हैं कि बेटर टेक्नोलॉजी के लिए, डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डेवलपमेंट इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, और एक दूसरे के साथ हम अलग अलग टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकें, इसलिए भी एक पैक्ट साइन किया गया है। एक दूसरे के साथ मिलकर आगे चलेंगे, तो अगर मान लो जापान के पास कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो इंडिया उनके साथ वो डाटा शेयर कर सकता है, एंड फिर सेम वो अपनी खुद की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको स्ट्रॉन्ग करने में उसको यूज कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इनके द्वारा अभी एक हैकाथॉन कराई गई जो कि थी 5G एंड बियॉन्ड हैकाथॉन 2023 में। एंड इसका रीज़न क्या था कि जो 5G टेक्नोलॉजी है ना, कि जो इंटरनेट की इतनी तेज़ स्पीड है 5th जनरेशन इंटरनेट में, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि बेटर प्रोडक्ट्स एंड बेटर सर्विसेज ला सकें। अब इसका आप एक एग्जांपल देखिए, पहले स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, आपके लैंडलाइन होते थे, तो लैंडलाइन पे आप कोई एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते थे राइट, उसका तो कोई यूज़ केस ही नहीं था, सिर्फ कॉलिंग फीचर था। लेकिन जैसे स्मार्टफोन डेवलप हुआ, आपने देखा कि कितने सारे उसके यूज़ केसेस आ गए, हम कितनी ही एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, एंड उसके बेसिस पे आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। ऐसे ही क्या है, 5th जनरेशन में जो इंटरनेट की स्पीड है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है, ऑलमोस्ट 1 GB पर सेकेंड। 1 GB कितना होता है, ये आपके इक्वल होता है 1024 MB के ऊपर, मेगाबाइट के ऊपर। तो आप ये समझिए, जहाँ पे आप 3rd और 4th जनरेशन में कुछ Mbps आपकी स्पीड्स आती थी, वहीं पे अगर 5th जनरेशन की मैं बात करूं तो 1 Gbps तक की भी स्पीड यहाँ क्लॉक करने की बात की गई। इससे क्या होगा, स्पीड बहुत ज़्यादा आई होगी, और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स का एग्जांपल लेके, कि जो प्रोसेसिंग स्पीड होती थी, जो हमें प्रोसेसिंग करना होता था हैवी टास्क का, और जो हम यूज़र एंड पे करते थे, अब इस इंटरनेट की स्पीड की मदद से हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उसको प्रोसेसर्स को हम अपने पास रखें, हम सर्वर एंड पे भी ये प्रोसेस करा सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी जो सर्विस प्रोवाइड करेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गेम बनाता है, तो वो अपने सर्वर्स रख लेंगे, एंड लोग इंटरनेट के थ्रू उन गेम्स को एक्सेस कर पाएंगे फ्यूचर में राइट। तो इसीलिए यूज केसेस फाउंड करने के लिए, नए नए प्रोडक्ट्स लाने के लिए जो 5G पे बेस्ड होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा अभी 5G एंड बियॉन्ड हैकाथॉन 2023 को ऑर्गेनाइज कराया गया। इनका एम क्या था कि हम 5G को लेके नए प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस लॉन्च करें, जिससे इंडिविजुअल, स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब ने इस इवेंट में, इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया। 100 विनर्स को यहाँ सेलेक्ट किया जाएगा, और उन 100 विनर्स को 100 करोड़ रुपीज से एक ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम देखें तो हर विनर को यहाँ पर 1 करोड़ रुपीस का ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो जो उनका प्रोडक्ट था या जो उनकी सर्विस जो उन्होंने शोकेस की जिससे वो जीते, उसको वो आगे ले जा सके। करेक्ट, इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा, इंडस्ट्री का सपोर्ट रहेगा, अकेडमी, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, तो आप ये कहिए जहां पर भी इनको सपोर्ट चाहिएगा वो सपोर्ट इनको प्रोवाइड कराया जाएगा। करेक्ट, तो 5G एंड बियॉन्ड हैकाथॉन DOT के द्वारा कराई गई।
नेक्स्ट पर आ जाते हैं बी नीरजा प्रभाकर। ये अभी रिसेंटली अपॉइंट की गई हैं चेयरपर्सन ऑफ द रिसर्च एडवाइजरी कमेटी ऑफ आईसीएआर। और आईसीएआर का भी डिपार्टमेंट रहेगा जो आम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च। इनके रिसर्च एडवाइजरी कमेटी की ये अभी चेयरपर्सन अपॉइंट की गई है। इंपॉर्टेंट, ये जो कमेटी रहेगी ये 10 मेंबर की कमेटी रहेगी। 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, राइट। ये है बी नीरजा प्रभाकर, ये वाइस चांसलर है श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की। और हम इनको रिसर्च एडवाइजरी कमेटी का, जो कि आईसीएआर के आम, या फिर हम बोलें कि रिसर्च एडवाइजरी कमेटी ऑफ आईसीएआर के ये चेयरपर्सन अपॉइंट की गई हैं। और फर्दर क्वेश्चन में अगर आपका आम दे दिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, तो उनकी ये अपॉइंट की गई। कहाँ पर? पेदावगी में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया वन हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है कि मान लो आपको बुखार है, आप पिछले 10 सालों से एक ही दवाई लेते आ रहे हैं, पैरासीटामोल, उस बुखार के लिए, राइट। तो उससे आपका इफेक्ट धीरे धीरे आप देखेंगे खत्म होता जा रहा है। आपको पहले आप एक पैरासीटामोल लेते थे, फिर आपको 2 लेने की जरूरत पड़ी, फिर 3 लेने की जरूरत पड़ी, फिर 4 लेने की जरूरत पड़ी। इससे क्या हुआ कि जो आपकी बॉडी में जो वो जिससे आपको वो बुखार हो रहा है, वो एंटी माइक्रोबियल है ना, उसके रेजिस्टेंस बना ली है। वो जब उसको पता लगता है कि बॉडी में पैरासीटामोल आ रही है, तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या हो रहा है कि इवॉल्व हो रहे हैं, हम भी इवॉल्व हो रहे हैं, हमारी बॉडी भी इवॉल्व हो रही है, राइट। एंड तो जो ये एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं, जो ये माइक्रोब्स होते हैं, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके वायरसेस होते हैं, ये भी तो चेंज होते हैं विद टाइम, ये भी तो अपग्रेड होते हैं, राइट। तो ये भी तो इवॉल्व हो रहे हैं। तो जो जरूरी नहीं है कि जो दवाई 10 साल पहले अफेक्ट करती थी वो आज भी इफेक्ट करे। तो इसका रीज़न क्या है कि हमें कॉन्टिन्यूसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता रहना पड़ेगा फॉर एज लॉन्ग एज वी कैन थिंक, क्योंकि जो ये बीमारियां हैं ये आती रहेंगी, ये अपने आप को चेंज करती रहेंगी, ये अपने आप को अडेप्ट करती रहेंगी सिचुएशन से, और हमें भी उस हिसाब से फिर नई नई वैक्सीन्स और एंटी माइक्रोबियल्स का इलाज ढूंढना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड-19 हुआ था, तो इसी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो सबसे पहले आया था अल्फा स्ट्रेन आ गया, अल्फा स्ट्रेन ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। फिर हमने कहा कि भाई अल्फा स्ट्रेन के लिए हमने एक्स वैक्सीन डेवलप कर रही है फॉर एग्जांपल, राइट। फिर पता लगा 1 महीने बाद ये अल्फा स्ट्रेन अपने आप को कन्वर्ट करके कहाँ पहुंच चुका है, अब ये बन चुका है बीटा स्ट्रेन, करेक्ट। ये भी तो इवॉल्व होगा, ये भी तो अपग्रेड होगा। तो फिर पता लगा कि भाई जो ये एक्स वैक्सीन थी ना, ये तो सिर्फ अल्फा वेरिएंट के लिए कामयाब थी। अब ये जो बीटा वेरिएंट है, इसमें जो चेंजेस हुए हैं, इसके डीएनए में जो स्ट्रक्चर्ड चेंजेस हुए हैं इसकी बॉडी में, उस पर तो ये एक्स वैक्सीन काम ही नहीं कर रही है। तो जब ये काम नहीं कर रही है, तो हमें क्या करा कि इस वैक्सीन में कुछ चेंजेस करें ताकि वो बीटा वेरिएंट को भी असर कर सके। ऐसे ही फिर बीटा से ये जीटा बन गया। फिर इस वैक्सीन में फिर हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा कि ये जीटा जो वेरिएंट है, जो कि तबाही मचा रहा है, इसको भी कैटर कर सके, राइट। ऐसे ही जैसे जैसे ये इवॉल्व होते रहेंगे, वैसे वैसे हमें अपनी वैक्सीन्स को भी इवॉल्व करता रहना पड़ेगा, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जारी रखनी पड़ेगी, करेक्ट। तो सिमिलरली याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी वन हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा फॉर माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो 4 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा लॉन्च किया गया था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के द्वारा, इन चारों के द्वारा ये वन हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा ऑन AMR लॉन्च किया गया। ठीक है, मेन यहाँ पर फोकस रहेगा जो मिडिल इनकम कंट्रीज है, उन वहाँ पर जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उसको एक्नॉलेज किया जा सके। इससे क्या होगा, रीज़न क्या है इसका, कि जो हमारी हेल्थ है ह्यूमंस की, डोमेस्टिक वाइल्ड एनिमल्स की, प्लांट्स की, उसको ज़्यादा अच्छे से रखा जा सके, करेक्ट। फिर 5 की पिलर्स की यहाँ पे बात की गई। ट्रांसमिशन पे ध्यान रखना, हमें इंटीग्रेटेड सर्विलेंस रखनी है, इंटरवेंशन जो कि रहता है आपका प्रैक्टिसेस, टूल्स, एक्टिविटीज़ जो कि हम यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट दैट स्प्रेड, उसका ध्यान रखना है। फिर बिहेवियरल इंसाइट एंड चेंज, जो कि आपका ह्यूमन बिहेवियर का चेंज आता है, उसका ध्यान रखना है। आप ये समझिए ना, आपको बहुत अच्छा एग्जांपल मिलेगा इससे। कोविड-19 जब फैला और कितने जल्दी से पूरी दुनिया में ये फैल गया था, राइट। हमें हर हफ्ते पता लग रहा था कि अच्छा आज यहाँ पर
आज यूएसए में नया स्ट्रेन आ गया है, अच्छा अगले महीने पता लगता है कि चाइना में नया स्ट्रेन आ गया है, फिर पता लगता है इंडिया में नया स्ट्रेन आ गया है। तो ये क्या है, वो भी इवॉल्व हुआ विद टाइम, क्योंकि वो उसने इतने लोगों को स्प्रेड किया और वो कम्युनिकेबल डिजीज थी कि वो एक आदमी पे जाता, उसमें कुछ चेंज होता, वो दूसरे में चला जाता, फिर उसमें कुछ चेंज होता, वो तीसरे में चला जाता। जब वो इतने फास्ट तरीके से स्प्रेड हुआ है तो आप ये समझिए ना कि और बाकी बैक्टीरिया वायरसेस भी तो स्प्रेड हो सकते हैं, राइट। और जो उनकी वैक्सीन अभी उन पे काम करती हैं, क्या पता फ्यूचर में वो वैक्सीन काम ही ना करें, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ देख सकते हैं FAO, UNEP, WHO एंड WOH इन्होंने लॉन्च किया है वन हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा फॉर AMR। नेक्स्ट, विच बिकेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू रोल आउट महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम को लॉन्च करने वाला बैंक बन गया है बैंक ऑफ इंडिया। इस स्कीम के अंडर गर्ल्स एंड विमेन, इनको यहाँ पे आगे बढ़ाने का मौका दिया जाएगा, इनको यहाँ पे हेल्प की जाएगी ताकि ये अपने एम्पावर की जा सके इनको, राइट। इनको बेसिकली क्या है, फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल सेविंग्स के माध्यम बताए जाएंगे, कैसे आप सेव कर सकते हैं, क्या छोटी छोटी स्कीम्स होती हैं जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको एक कॉर्पस मिल सके, करेक्ट। तो वीमेन एंड गर्ल एम्पावरमेंट के लिए उनको फाइनेंशियल सेविंग के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराई गई और इसी से रिलेटेड ये महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम लॉन्च की गई, जहाँ पर आप 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको साल का 7.5% यहाँ पे मिलेगा, जो कि वीमेन का या फिर ये गर्ल का अकाउंट रहेगा उसमें, करेक्ट। ये कंपाउंडेड एंड क्वार्टरली होगा इंटरेस्ट, और इनको जब ये आप क्लोज करेंगे अकाउंट, उस क्लोज करने के टाइम पर आपको सारा पैसा मिल जाएगा। मिनिमम अमाउंट जो रहेगा वहाँ पे 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट रहेगी और मैक्सिमम रहेगी 2 लाख रुपए की, करेक्ट। और याद रखेंगे TDS विल नॉट बी डिडक्टेड अंडर दिस स्कीम, कोई टैक्स नहीं डिडक्ट किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। तो ये है आपका महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात है। अभी हमने देख ही लिया, बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक बना जिन्होंने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम को लॉन्च किया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया इन मई 2023 सर्विस एक्सपोर्ट राइज टू 7.7%, जो कि है 27.06 बिलियन एज पर RBI। अब ये डाटा रिलीज किया गया जहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि जो मई में जो हमारा एक्सपोर्ट है इट विल रीच क्लोज टू 25.3 बिलियन, राइट। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, मिड जून में ये एक्सपेक्टेशन लाया गया था कि जो हमारा एक्सपोर्ट होगा ना वो 25.3 बिलियन डॉलर का होगा, राइट। और इंपोर्ट रहेगा 13.53 बिलियन डॉलर का। लेकिन जो हमारा सर्विस एक्सपोर्ट रहा मई का, आपने देखा वो था 27.06 बिलियन डॉलर का। मतलब इंडिया से जो हम सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई एज कंपेयर टू जो एक्सपेक्टेड था, करेक्ट। एंड ये अच्छी बात है कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विस सेक्टर में, और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज को वो कम है। 13.53 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया और हमने 25.3 बिलियन डॉलर की सर्विसेज को एक्सपोर्ट करा है, राइट। और ये डाटा किसके द्वारा, RBI के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया। पार्क प्लस, सबसे पहले तो ये पार्क प्लस देखो ये क्या होता है। पार्क प्लस एक बहुत अच्छा स्टार्टअप लॉन्च किया गया है, ये पार्किंग से रिलेटेड है। इवन आप देखेंगे तो मेरी सोसाइटी में भी हमने ये पार्क प्लस को यूज़ करते हैं। इसमें क्या है कि आप अपनी गाड़ी पे एक स्टिकर लगा लो, और जैसे ही आप गाड़ी को अपने गेट से बाहर निकालेंगे ना, तो जो आपका गेट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, खुल जाएगा। आपका बहुत इजी हो जाता है इससे कि जो इवन गेट कीपर्स होते हैं उनके लिए भी बार बार गेट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आपकी गाड़ी आपके वहाँ पे सेंसर्स के पास जाएगी, क्योंकि आपने वो स्टिकर लगा रखा है, तो ये स्टिकर को रीड कर लेंगे सेंसर्स एंड गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। पार्किंग में भी ये बहुत अच्छा यूज़ है कि अगर आपकी फास्ट ये आपका कार्ड लगा हुआ है पार्क प्लस का, और कहीं पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, से फॉर एग्जांपल किसी मॉल में, तो आप इजीली वहाँ पर भी इस पार्क प्लस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। अभी न्यूज़ में क्यों है ये, क्योंकि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने पार्क प्लस टीम के साथ टाई अप किया ताकि जो फास्टैग एनेबल्ड पार्किंग सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड किया जा सके वाराणसी एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट्स पर पार्किंग फ्री नहीं होती है, एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होती है। तो वहाँ पर डायरेक्ट
आपको पार्किंग का जो पैसा है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से कट जाए, क्योंकि ये जो फास्टैग बेस्ड पेमेंट होगा आप इससे डायरेक्ट अपने पेटीएम से भी पैसे को कटवा सकते हैं। तो इसीलिए ये जो स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन है ये लॉन्च किया गया फॉर ऑटोमेटिक कैशलेस पेमेंट एट द एयरपोर्ट पार्किंग। डायरेक्टली आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाए, इसके लिए ये किया गया। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने टाई अप किया पार्क प्लस टीम के साथ टू एनेबल फास्टैग बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन, पार्किंग सॉल्यूशन। कहां पर? वाराणसी एयरपोर्ट, जो कि कहां रहेगा? यूपी में। अमित लखोटिया ये फाउंडर रहेंगे एंड सीईओ ऑफ पार्क प्लस। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, व्हाट इज द एजुकेशन फाइनेंसिंग स्टार्टअप नेम जिनको अभी एनबीएफसी लाइसेंस मिला फ्रॉम आरबीआई। एनबीएफसी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस मिला आरबीआई से। वो कौन सा आपका एजुकेशन फाइनेंसिंग स्टार्टअप रहेगा? वो है प्रोपेल्ड, राइट, प्रोपेल्ड। याद रखेंगे एजुकेशन फाइनेंसिंग स्टार्टअप मतलब ये स्टूडेंट लोन प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को कि वो अपनी हायर एजुकेशन को कैरी आउट कर सकें। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी फाइनेंसिंग होती है, जो भी लोन प्रोवाइड कराना होता है, उसको हम कह देते हैं एजुकेशन फाइनेंसिंग, और उसके स्टार्टअप रहेगा प्रोपेल्ड, राइट। इसकी अगर हम बात करें 2024 तक बोला गया, फिस्कल ईयर 2024 तक ये 2000 करोड़ रुपए तक की फाइनेंसिंग कर चुके होंगे लोन की, करेक्ट। और अभी किनको एनबीएफसी का लाइसेंस मिला? ये है आपकी प्रोपेल्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं, एजुकेशन फाइनेंसिंग स्टार्टअप प्रोपेल्ड गॉट द एनबीएफसी लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस पे चलते हैं। अभी रिसेंटली AEO T3 स्टेटस, ये एक इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये AEO T3 ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर T3 का ये एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है किसी भी इंपोर्टर को या फिर एक्सपोर्टर को, एंड इसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले अगर बेनिफिट ही देखें तो इससे क्या होता है कि जो आपके इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स होते हैं ना, उनके कंसाइनमेंट्स जो होते हैं, जो वो कंटेनर्स होते हैं, उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जैसे जब स्कैनिंग होगी ना पोर्ट्स पर या बॉर्डर्स पर, तो जिनको AEO T3 सर्टिफिकेट होगा जिनके पास, उनकी चेकिंग नहीं होगी, एक्सेप्ट अगर कोई इंटेलिजेंस आती है कि यहाँ पे ड्रग्स या फिर कुछ एक्सपोर्ट किया जा रहा है। उसके अलावा अगर कहीं पर भी इन कंटेनर्स की चेकिंग नहीं होगी ऑफ द ऑथराइज्ड ऑपरेटर जिसके पास AEO T3 स्टेटस है। और अभी GAIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ये AEO T3 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करेंगे। फिर इसी से क्या होगा, जो बैंक गारंटी प्रोवाइड करानी होती है होल्डर्स को, उनको भी ये बैंक गारंटी प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं होगी जिनके पास ये AEO T3 स्टेटस या AEO T3 सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड होगा, करेक्ट। ये AEO प्रोग्राम 2011 में लॉन्च किया गया था। WCO वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन सेफ फ्रेमवर्क के अंडर इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, WCO वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जैसे हम जानते हैं। और हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा इसका? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो ये ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर T3 सर्टिफिकेट किसको मिला है? गेल को मिला है, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है जेंस स्टोलनबर्ग। ये कौन है? ये सेक्रेटरी जनरल है किसके? नेटो के। इनके टर्म को अभी एक्सटेंशन मिल गया है फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। इससे पहले इनको 3 बार एक्सटेंशन मिल चुका है और इस बार इनको चौथा एक्सटेंशन मिला है टू बी द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो। कब तक? अक्टूबर 2024 तक ये सेक्रेटरी जनरल रहेंगे नेटो के, राइट। जेनेस स्टोलनबर्ग की बात करें, 1959 में इनका जन्म हुआ था। आप देख सकते हैं ये है पिक्चर में। ऑस्लो नॉर्वे से ये बिलोंग करते हैं। एंड याद रखेंगे ये नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 2001 से लेके 2000 से 2001 2 बार, और फिर 2005 से 2013 के बीच में भी, राइट। फिर 2014 में इनको सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट कर दिया गया था ऑफ नेटो, और इनको 3 बार एक्सटेंड किया जा चुका है और इनका ये चौथी बार एक्सटेंशन है, करेक्ट। अगर मैं पूछूं नेटो में कितने मेंबर्स हैं? 31 हैं अभी। और यहाँ पर हेडक्वार्टर्स कहाँ पर रहेगा? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आपका हेडक्वार्टर रहेगा नेटो का। नेक्स्ट, BCCI अपॉइंटेड फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर अजीत अगरकर एज द चेयरमैन ऑफ सीनियर मैन सिलेक्शन कमेटी। इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली सीनियर मैन सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? अजीत अगरकर। काफ़ी फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर रह चुके हैं ये भी। ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे चेतन शर्मा को टू बी द न्यू चेयरमैन ऑफ द सीनियर मैन सिलेक्शन कमेटी, राइट। डायरेक्टली याद रखेंगे अजीत अगरकर को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर एक्विजिशन एंड मर्जर्स।
IDFC लिमिटेड यह भी मर्ज हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक के साथ इन अ शेयर एक्सचेंज रेशियो ऑफ 155:100। मतलब जब ये मर्ज हो जाएंगे तो जो शेयर होल्डर्स के पास 100 आपके शेयर्स होते थे वो कितने हो जाएंगे, अब 155 शेयर्स में वो तब्दील हो जाएंगे। करेक्ट। सो याद रखेंगे IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड ये अभी किसके साथ मिल रहा है, IDFC, या फिर हम बोले IDFC लिमिटेड किसके साथ मर्ज हो रहा है, IDFC फर्स्ट बैंक के साथ ये भी मर्ज हो रहे हैं। करेक्ट, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एंड ये सेकंड इंपॉर्टेंट मर्जर रहेगा इस साल का, क्योंकि अभी HDFC बैंक ने मर्ज या फिर HDFC बैंक मर्ज हुआ है किसके साथ, HDFC के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अप्रूव कर दिया है एक्विजिशन ऑफ मेरिनेक्स लक्स बाय कंसेंट्रिक कॉर्पोरेशन। कंसेंट्रिक कॉर्पोरेशन एक्वायर करेगी किसको, मेरिनेक्स लक्स को, राइट। एंड द एक्विजिशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 22% शेयर होल्डिंग इन द कंबाइंड कंपनी बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ मेरिन लक्स। ये जो कंसेंट्रिक्स कॉर्पोरेशन है ये USA की कंपनी है, और जो मेरिन लक्स है ये पेरेंट कंपनी है वेब हेल्प की, जो कि बिजनेसेस को हेल्प करती है फॉर आउटसोर्सिंग एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी 2 स्टार्टअप्स के द्वारा इंडिया के मिलके एक PNT डिवाइस डेवलप किया गया है, नेविक बेस्ड PNT डिवाइस। ये PNT क्या है, पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग। ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट डिवाइस लॉन्च किया गया है, एंड ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिवाइस है जो क्या कर देता है, आपकी कोऑर्डिनेशन, जो नेविगेशन है ना, उसको बहुत ईजी बना देता है। आपके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हाई ऑल्टीट्यूड्स पर, राइट, जहाँ पर आपका गूगल मैप या फिर GPS जो कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है वो भी नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट्स भी ये हाई ऑल्टीट्यूड्स के ईजिली प्रोवाइड कर देता है, राइट। डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे, रेलवे सर्वेलेंस के टाइम पे, हाई ऑल्टीट्यूड पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, ऐसे टाइम पर ये आपका PNT डिवाइस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ये नेविक चिप जो इसमें यूज़ की गई है ये आपके लैंड, वाटर, एयर अक्रॉस हर सेगमेंट में यूज़ की जा सकती है। करेक्ट। अब बात करते हैं ये PNT डिवाइस बनाया किसके द्वारा किया है। जैसे मैंने बोला 2 बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, एक है एलेना जियो सिस्टम्स एंड दूसरी है आपकी ऑप्टिमस लॉजिक्स। इन दोनों कंपनियों के द्वारा मिलके ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन ड्रिवन हैंड हेल्ड डिवाइस PNT को डेवलप किया गया। इनको फंड किसके द्वारा प्रोवाइड किए गए, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा इनको ये फंड प्रोवाइड किए गए अंडर डिजिटल कम्युनिकेशन इनोवेशन स्क्वायर स्कीम। करेक्ट। तो ये रहेगा आपका PNT डिवाइस जो कि एलेना जियो सिस्टम्स एंड ऑप्टिमस लॉजिक्स के द्वारा डेवलप करा गया है। करेक्ट। एंड लेमेंट सिंपल से सिंपल टर्म में बोलूं तो ये डिवाइस है जो कि एक्यूरेट लोकेशन प्रोवाइड कराएगा इन फॉरेस्ट, रिमोट एरियाज, डीप इनटू डेजर्ट, ट्रैकिंग कैनल्स जहां पे कोई मोबाइल टावर्स नहीं होते, वहां पे भी आपकी एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ये प्रोवाइड कराने का काम करेगा। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली IIT कानपुर के द्वारा एक ट्रैक्टर डेवलप किया गया है जो कि फ्यूल किया जाएगा 100% डाई मिथाइल ईथर से। आई रिपीट, IIT कानपुर के द्वारा अभी एक ट्रैक्टर डेवलप किया गया, उसका इंजन ऐसा डेवलप किया गया है कि जो कि 100% डाई मिथाइल ईथर पे वर्क करने वाला है। और ये जो डाई मिथाइल ईथर है ये क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, या फिर हम कहें एक रिन्यूएबल फ्यूल है, एंड इंडिजीनियस एंड रिन्यूएबल फ्यूल। इसको हम इजिली इंडिया में डेवलप कर सकते हैं, और ये एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल का काम करेगा फ्रॉम डीजल इंजन, क्योंकि ट्रैक्टर्स में हम डीजल इंजन यूज करते हैं और हम जानते हैं डीजल काफी पॉल्यूशन क्रिएट करता है, राइट। तो उसका काफी ज्यादा ये बेटर ऑल्टरनेटिव रहने वाला है आपका डाईमिथाइल ईथर। अगर हम इस डाईमिथाइल ईथर की बात करें तो कंट्रीज लाइक US, जापान, चाइना, स्वीडन, डेनमार्क, कोरिया अपने इंजन्स को पावर करने के लिए इन व्हीकल्स में इसका यूज करते हैं अभी भी, राइट। एंड इंडिया में बनाया गया ये IIT कानपुर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। काफ़ी ज़्यादा ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, राइट, एनवायरमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशन रहेगा, और काफ़ी सारी इसकी एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस रहेंगी जहां पर हम इसको डीजल की जगह यूज़ कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं एक अनदर फ्यूल की, वो है ग्रीन हाइड्रोजन, और हम जानते हैं इसको जब हम बर्न करते हैं तो वाटर वेपर्स रिलीज किए जाते हैं एंड हीट को रिलीज किया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फिर याद रखेंगे IIT कानपुर के द्वारा ये ट्रैक्टर डेवलप किया गया जो कि 100% डाईमिथाइल ईथर फ्यूल पर वर्क कर सकता है। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं फुटबॉल की बात करते हैं। अभी इंडियन मेंस फुटबॉल टीम, जिनको हम
ब्लू टाइगर के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने SAFF चैंपियनशिप को जीत लिया फॉर द 9th टाइम। इन्होंने कुवैत को फाइनल में हरा के 2023 की SAFF चैंपियनशिप को जीत लिया है। ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पर थी? ये आपकी बेंगलोर कर्नाटका में हमें देखने को मिली थी, राइट। और इंडिया को हम ब्लू टाइगर्स कह देते हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली कुवैत को फाइनल्स में हरा के SAFF जो कि है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप को जीत लिया है बाय डिफीटिंग कुवैत इन द फाइनल। एक और चीज याद रखेंगे, कुवैत एंड लेबनान, ये दो आपकी ऐसी कंट्री हैं जो कि साउथ एशियन फेडरेशन मेंबर्स की पार्ट नहीं है, एंड स्टिल इनको यहाँ पे इनवाइट किया जाता है टू दिस टूर्नामेंट। पहला जो एडिशन हुआ था SAFF चैंपियनशिप का 1993 में हुआ था, वो इंडिया ने ही जीता था 1993, और वो पाकिस्तान में हुआ था, करेक्ट। एंड अभी जो ये एडिशन था किसके द्वारा जीता गया? इंडिया के द्वारा जीता गया 2023 का, और 9th टाइम है ये कि इंडिया ने 9वीं बार इस एडिशन को जीत लिया है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 जून को ऑब्जर्व किया जाता है 2023 में। याद रखेंगे हम ये डे पहली बार ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर मैं बोलूं इनॉग्रल एडिशन कब ऑब्जर्व किया गया था? 2023 में। पहला एडिशन 2023 में, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में जो वीमेन का रोल है उसको दर्शाने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, एंड जो इक्विटेबल रोल है कि वीमेन और मैन इक्वल है, एंड इसीलिए वीमेन का जो डिप्लोमेसी में रोल होना चाहिए वो भी इक्वल होना चाहिए। इसको प्रमोट करने के लिए फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी कब ऑब्जर्व किया गया? 24 जून को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फिर नेक्स्ट आप यहां देख सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी 24 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं स्टेट न्यूज। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने इनिशिएटेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना फॉर यूथ इन MP। मध्य प्रदेश में जो यूथ हैं उनके लिए एक स्कीम लॉन्च करी, वो थी स्किल्स के ऊपर ही, कि वो स्किल सीखेंगे और स्किल्स के बेसिस पे फिर उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सकती है इजीली। तो ये मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये लॉन्च करने वाली स्टेट कौन सी बनी? मध्य प्रदेश बनी, करेक्ट। इस स्कीम के अंडर क्या है? बच्चों को, यहाँ पे जो यूथ है उनको स्किल्स प्रोवाइड कराई जाएगी। ये स्कीम आपकी 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी 2023। एंड इस स्किल के अंदर इसके अंदर अगर हम बात करें, जो बच्चे हैं बेसिकली वो 12th पास तो होने ही चाहिए, राइट। मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th पास। अगर वो बच्चा 12th पास है तो वहाँ पर 8,000 रुपये उनको पर महीना मिलेगा। अगर वो 12th प्लस ITI कर रखी है उन्होंने, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो 8,500 रुपीज़ उनको मिलेंगे। अगर उनके पास डिप्लोमा है तो 9,000 रुपये हर महीना मिलेगा, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो उनको फिर 10,000 रुपये हर महीना मिलेगा, जब वो यहाँ पर काम करेंगे और यहाँ पे वो स्किल्स को सीखेंगे, और फिर स्किल के बेसिस पे आगे उनको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे याद रखेंगे 18 से लेके 29 साल के बीच के जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, एंड वो परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए मध्य प्रदेश के, उनके लिए भी ये स्कीम लॉन्च की गई है, राइट। उन्हीं के लिए स्कीम है बेसिकली, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फिर हम बात करते हैं सरबंदना सोनोवाल जी की। इनके द्वारा अभी फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट टर्मिनल का, जो कि डिब्रूगढ़ असम में रहने वाला है। ये है अलोंग द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, और इससे क्या होगा? इसको 46.6 करोड़ की लागत से डेवलप किया जाएगा। फरवरी 2024 तक ये रेडी हो जाएगा बन के। एंड जब यहाँ पर आपका ये बन के रेडी हो जाएगा इनलैंड वाटरवेज, इससे क्या होगा कि जो आपका रीजन है ना वो डेवलप होने लगेगा। कार्गोज मतलब आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आप कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फिर पैसेंजर मूवमेंट होगा, राइट। इससे आपका क्या होगा? जो ट्रेड है उसमें ग्रो करने को हमें देखने को मिलेगा, करेक्ट। और कहीं ना कहीं फिर लोग इसको टूरिज्म पर्पज के लिए भी यूज करना स्टार्ट कर देंगे, करेक्ट। तो सरबंदना सोनोवाल ने लेड किया फाउंडेशन स्टोन फॉर इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट टर्मिनल असम डिब्रूगढ़ में, ठीक है। और ये कौन सी रिवर के पास रहेगा? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। स्टार्टअप 20 शिखर समिट कहां पर हुई? गुरुग्राम में हुई। एंड इंडिया पास द टॉर्च टू ब्राजील, क्योंकि 2024 में G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास होगी? ब्राजील के पास। जापान टू एक्सपोर्ट टू इंडिया स्टेल्थी यूनिकॉर्न नोरा 50 इंटीग्रेशन मॉस्को।
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कंडक्ट किया 5G एंड बियॉन्ड हैकेथॉन 2023 को टू शोकेस द 5G केसेस, यूज केसेस, प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। बी नीरजा प्रभाकर, इनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ द रिसर्च एडवाइजरी कमेटी ऑफ ICR। 10 मेंबर की ये कमेटी रहेगी और 3 साल तक ये इनकी चेयरमैन रहेंगी या चेयरपर्सन रहेंगी। देन FAO, UNEP, WHO एंड WOAH इन्होंने लॉन्च किया वन हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा फॉर AMR। बैंक ऑफ इंडिया वो पहला बैंक बन गया टू रोल आउट महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम को। इंडिया में 2023 सर्विस एक्सपोर्ट राइज टू 7.7% टू $27.06 बिलियन एज पर टू RBI। एयरटेल पेमेंट बैंक इन्होंने पार्क टीम के साथ टाई अप किया टू एनेबल फास्टैग बेस्ड पार्किंग सॉल्यूशंस वाराणसी एयरपोर्ट में, जो कि यूपी में है। देन एजुकेशन फाइनेंसिंग स्टार्टअप प्रोपेल्ड, इनको NBFC का लाइसेंस मिला फ्रॉम RBI। गेल, इनको अभी AEOT3 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट रहता है एंड इनके कंटेनर्स को कहीं जगह पर चेकिंग फिर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वन ऑफ द पर्क्स ऑफ गेटिंग दिस सर्टिफिकेट, राइट। नेक्स्ट, नेटो इन्होंने एक्सटेंड कर दिया टेन्योर ऑफ जेंस स्टोलनबर्ग एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो टिल अक्टूबर 2024। BCCI ने अपॉइंट किया फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर अजीत अगरकर को एज द चेयरमैन ऑफ सीनियर मेन सिलेक्शन कमिटी। IDFC लिमिटेड टू मर्ज विद द IDFC फर्स्ट बैंक इन अ शेयर एक्सचेंज रेशो ऑफ 155:100, मतलब 100 शेयर पे उनको फिर 155 शेयर मिलेंगे यहाँ पर। Then CCI approves the acquisition of Marinex Lux by Concentric Corporation। एलिना, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला नेविक बेस्ड PNT डिवाइस, जो कि एग्जैक्ट आपके कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करेगा, लोकेशन प्रोवाइड करेगा इवन इन द रिमोट एरियाज जहाँ पे आपका नेटवर्क्स नहीं आते। देन IIT कानपुर ने डेवलप किया 100% डाई मिथाइल ईथर, जो कि एक डाई मिथाइल ईथर फ्यूल ट्रैक्टर है एंड ये काफ़ी ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ फ्यूल रहेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ डीजल। देन इंडियंस मैन फुटबॉल टीम ने डिफीट किया कुवैत को टू लिफ्ट द 9th एडिशन और या फिर 9th टाइम साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप को फॉर द 9th टाइम। देन फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी कब ऑब्जर्व किया गया? 24 जून को। इनॉग्रल एडिशन था, फर्स्ट एडिशन था। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने इनिशिएट किया मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना फॉर द यूथ इन MP एंड सरबंदना सोनोवाल ने लेड किया फाउंडेशन स्टोन फॉर इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, कहां पर? असम में। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ पुराने रिवीजन करंट अफेयर्स पे। जैसे अजय बंगा जो कि 14th प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, ये ओनली इंडियन है जिनको 2023 की लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स में नॉमिनेशन मिला। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल MU नेयर, इनको अपॉइंट किया गया हेड ऑफ द नेशनल साइबर सिक्योरिटी या फिर हेड ऑफ द नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर का, राइट। और ये नए साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए गए हैं, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, इंडियन ओवरसीज बैंक, इन्होंने एक अभी रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड को लॉन्च किया जो कि लग्जरी बेनिफिट्स ऑफर करता है, राइट। इंडियन ओवरसीज बैंक रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया और ये लग्जरी बेनिफिट्स को ऑफर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिर इंडिया ने जो अपना ग्लोबल कमर्शियल सर्विस है उस एक्सपोर्ट को डबल कर लिया है टू 4.4% इन 2002 और ये डाटा हम कंपेयर कर रहे हैं 2005 से, जहाँ पे 2% हमारा ग्लोबल शेयर था, अब 4.4% हो गया है, करेक्ट। वर्ल्ड बैंक एंड WTO के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल, इन्होंने लॉन्च किया एक कैंपेन टू ट्रांसफॉर्म 75 लाइट हाउसेज इनटू टूरिस्ट डेस्टिनेशन और कल्चरल को प्रमोट करने के लिए, हमारे जो कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए एंड टूरिस्ट को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए इन लाइट हाउसेज को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म बढ़े, इसीलिए 75 लाइट हाउसेज को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू टूरिस्ट स्पॉट्स इन इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इन्होंने नाडा इंडिया की हो गई, इन्होंने अभी टाइप किया एक MOU साइन किया सराडो के साथ। सराडो क्या है? साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो डोपिंग है उसमें को कंट्रोल में लाया जा सके एंड जो एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको इनके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस कराया जा सके एंड जो डोपिंग है वो खत्म हो सके, करेक्ट। फिर अगर मैं बात करूँ सराडो की, यहाँ पे नेशन जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, ये सब इसके पार्ट रहेंगे। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के रिवीजन। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे होमवर्क क्वेश्चंस में। मैं आपको अगर होमवर्क दे रहा हूं तो इसका मतलब है मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं जो वीडियो देख रहे हैं कि वो आंसर्स को कमेंट करेंगे नीचे। विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद एकाम्रा प्रोजेक्ट? एकाम्रा प्रोजेक्ट से क्या एसोसिएटेड है? पहला क्वेश्चन।
दूसरा, विच इंस्टीट्यूशन इज सेट टू रिलीज अ कंसल्टेशन पेपर ऑन फिनफ्लुएंसर्स। तीसरा, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ विच इंक्लूड लोअर टैरिफ ड्यूरिंग डे टाइम एंड हायर रेट्स ड्यूरिंग पीक आवर्स। हम कल ने डिस्कस किया था हमने इसके बारे में कल, ठीक है। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। जल्दी से जल्दी इनके कमेंट करके बताओ नीचे आंसर। इन तीनों क्वेश्चंस के मैं चाहता हूं जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं आज, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे कमेंट चाहिए इन देयर होमवर्क, राइट। ये जो होमवर्क है कमेंट सेक्शन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे रिस्पांस चाहिए। मैं अगर आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं ना, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हर बच्चा जो वीडियो देख रहा है वो कमेंट करेगा, क्योंकि फिर फायदा ही क्या है अगर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और आप होमवर्क कर ही नहीं रहे हो। तो आप इसको ऐसा भी देखिए ना कि सर अगर होमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं आपको डेली बेसिस पे, तो आपका फर्ज बनता है कि आपको उस होमवर्क को करें। और मैं ये तो कह नहीं रहा कि मैं आपको चाहता हूं कि आप मुझे मेल करें, मैं यही कह रहा हूं कि वीडियो के जस्ट नीचे देखो एबीसी तो आपको मार्क करना है, राइट। कि सर ए पहले का आंसर ए है, दूसरे का बी है और तीसरे का सी है, करेक्ट। अब वो आप देख लो कैसे मार्क करना है, पर आपको आंसर इसका कमेंट करना है नीचे, राइट। काफ़ी हेल्प होगी आपकी, आप मेरी बात मानिए। आपको लॉन्ग टर्म में जब आप डेली बेसिस पे इन तीन क्वेश्चंस का होमवर्क का आंसर करा करेंगे ना, आप देखेंगे 1 या 2 महीने की प्रैक्टिस के बाद आपको इतने अच्छे से करंट अफेयर्स याद होंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं हो। आप ये मतलब ऐसे समझेंगे कि अगर आप एग्जाम देने जाएंगे ना, एग्जाम में आप ये समझिए जितने करंट अफेयर्स होंगे, मैं आपको गारंटी लेके कहता हूं सारे करंट अफेयर्स आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। जस्ट वॉचिंग आवर वीडियोस, हमारे वीडियोस को देखिए, हमारी पीडीएफ्स को पढ़िए, जो होमवर्क देता हूं उनको करिए और क्विज अटेम्प्ट कीजिए। बस ये काम कर लो, आपका करंट अफेयर सेक्शन प्रिपेयर्ड है 100%। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.